Date is today 6 October 2024. We are Finvestors यशस्वी भव through which we simplify your finances. जो आज हमने सब्जेक्ट रखा है वो है इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स। सब्जेक्ट ये इसलिए रखा हुआ है क्योंकि बहुत सारे बायसनेस हमारे दिमाग में रह जाती है कि हम एक इन्वेस्टिंग स्टाइल से अटैच्ड हो जाते हैं। उसके बाद हम जब गलती करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हम गलती क्या कर रहे हैं, और ये सबके साथ होता है। तो हम आगे इस पूरे सेशन में देखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम जनरली करते हैं और उसको एक्सेप्ट नहीं करते, जिससे कि हमें उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूं, और डिस्कशन के दौरान अगर किसी भी स्टॉक का नाम आता है, वो केवल डेमोन्स्ट्रेशन और एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। वो किसी भी तरह से कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। आप किसी भी तरह के एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का जरूर एडवाइस लें, उससे सलाह लें, अपना खुद भी ड्यू डिलिजेंस करें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। बहुत सारे अलग अलग मिस्टेक्स हैं। तो हम पहले मिस्टेक्स पे आते हैं, दैट इज फेलिंग टू डाइवर्सिफाई। इसमें होता क्या है कि अपना जो पोर्टफोलियो है वो हम किसी एक सेक्टर में या किसी स्टॉक में, कभी कभी हम इतना ज्यादा सुन लेते हैं उसके बारे में कि हमें लगता है कि जो कुछ भी करेगा मेरे लाइफ में वो यही स्टॉक करेगा और यही सेक्टर करेगा। इसके अलावा जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं वो उनकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है, ऐसा हमें लगने लगता है। ये हमारा एक मेंटल मिस्टेक है जो हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा जब हम करते हैं तो ये कैसे इफेक्ट हो सकती है हमें, हम देखते हैं। तब हमें ये सब इफेक्ट तब करेगा जब सेक्टर रोटेशन हो। सेक्टर रोटेशन कैसा होगा कि मान लीजिए आपने बहुत ज्यादा बातें सुन के या खुद भी पढ़ के भी, इवन खुद के पढ़ाई के बाद भी आप डिसाइड करते हैं कि ये सेक्टर या ये एक पर्टिकुलर स्टॉक जो है बहुत अच्छा करने वाला है। आपने खुद पढ़ा, आपको बहुत सारे डेटा पॉइंट्स मिले, आप बायस्ड हो गए उसके प्रति, आपने उसको खरीदा। बट कभी ना कभी सेक्टर रोटेशन होगा। अब वो जिस रीजन से भी आए, चाहे वो कोई और सेक्टर अच्छा करने लगे, चाहे किसी और सेक्टर में लिक्विडिटी अच्छी आ रही है, उसकी बातें ज्यादा हो रही हैं, ऐसा कुछ होने लगे, तो रोटेट होगा। पैसे तो रोटेशन में होने ही होने हैं। तो उस टाइम पे आपका अगर एलोकेशन बहुत ज्यादा किसी सेक्टर में है, आपको वो परेशान करेगा। समटाइम्स आपने कोई स्टॉक लिया और वो स्टॉक जो है उसमें जो की पर्सनल है, जो मतलब कंपनी के सारे अफेयर्स को मेजरली जो डिसाइड करता है बैठ के, उस पर्सन की अचानक से नॉन अवेलेबिलिटी हो गई। या तो उसने रिजाइन कर दिया, या उसने कुछ, उसका डिमोशन हो गया, या वो कुछ और सोच रहा है, या उसका डिमाइस हो गया, कुछ भी कोई भी कारण के चलते उसका नॉन अवेलेबिलिटी हो गया उस कंपनी में। देन जो वन मैन शो वाली कंपनीज हैं और आपका एलोकेशन वहीं पे ज्यादा है, आपको बुरी तरह से इफेक्ट करेगा। आप सोच नहीं पाएंगे मैं इससे निकलूं कब, और आपको मौका नहीं मिलेगा। जब तक मौका मिलेगा आप बहुत नुकसान कर चुके होंगे। नेक्स्ट अगर हम आए तो ओवर वैल्यूएशन इन सेक्टर। आपने जो सेक्टर लिया वो एक टाइम पे बहुत ज्यादा हाइप जब क्रिएट होगा, बहुत लोग जब उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं जाके सेक्टर जो है अपने अर्निंग ग्रोथ से आगे पहुंच जाएगा। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे कि सेक्टर जो है वो ओवर वैल्यूएशन में जा चुका है। अब वैल्यूएशंस के अलग अलग तरीके हम बहुत बात कर चुके हैं उस बारे में। तो जब ऐसा होगा कि बहुत ओवर वैल्यूएशन हो जाएगा, तो वहां पे उस सेक्टर में एक स्टैग्नेशन आएगा। ये सेक्टर की बात कर ले, हम किसी स्टॉक की बात कर ले, एक स्टैग्नेशन आएगा। आप देखेंगे कि उसके बाद भी शेयर प्राइस एक जगह पे रुका हुआ है, अर्निंग ग्रोथ भी हो रही है, बट वो शेयर प्राइस जा नहीं रहा ऊपर, क्योंकि वो ओवर वैल्यूएशन के जोन में आ चुका है। तो पहले वो करेक्शन हो रहा है, वहां पे वापस जो है अब्जॉर्व कर रहा है सेक्टर या स्टॉक जो है, वैल्यूएशन को ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहा है। तो उस कंडीशन में भी आप परेशान हो सकते हैं, जब अगर अगर आपका कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है तो। रॉ मटेरियल प्राइस इंपैक्ट। अब आपका सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, वहाँ डिमांड बहुत अच्छी है, लेकिन जिस भी कारण से कहें, चाहे वो जियो पॉलिटिकल रीजन हो, चाहे आपकी कंट्री में कोई रीजन हो, कोई भी रीजन हो, वहां पे जिस भी डेरिवेटिव्स के साथ वो अपना रेडी मटेरियल बनाता है, उसका जो रॉ मटेरियल है उसका प्राइस इंपैक्ट हो गया।
तो वो सीधे मार्जिन हिट होगा, आपको सेल्स दिखता रहेगा लेकिन मार्जिन खराब होगा, और उससे जाके अल्टीमेटली पैट ग्रोथ जो है ठीक ठाक नहीं होगा। तो वो भी रीजन होगा कि स्टॉक ऊपर जाएगा नहीं और आप परेशान रहेंगे। तो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो का, जहाँ पे इक्का दुक्का स्टॉक में, चार पांच स्टॉक में सबका सब एलोकेशन है, ये बहुत परेशान करता है आपको। अब साइड भी आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन परेशान भी ज्यादा होगा, आपको परेशानी ज्यादा होगी। और एज अ लेमैन इन्वेस्टर जो है, हम इस चीज को झेलने के लिए अभी हमारा माइंड अभी डेवलप्ड उतना या मेच्योर उतना नहीं, आप कह सकते हैं। ठीक है। क्या होता है जब आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, व्हेन यू डाइवर्सिफाई, तो होता क्या है इसमें? नो इफेक्ट ऑफ सेक्टर रोटेशन। आपके आपके पोर्टफोलियो में कोई ना कोई सेक्टर, अगर आपने ठीक से पढ़ाई की है तो ऐसा होगा कि रोटेशन के बाद आपका दूसरा सेक्टर सही से चलना शुरू हो जाएगा। तो जो सेक्टर नहीं चल रहा है, उसका जो भी आपको जहां पे वहां थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, वो आपका जो चलता हुआ सेक्टर है वो कवर कर देगा। देन सम सेक्टर में आउट परफॉर्म, कुछ सेक्टर, जो इसमें से जो भी सेक्टर्स हैं, कुछ सेक्टर आउट परफॉर्म करेंगे, कुछ अंडर परफॉर्म करेंगे, तो मिला जुला के आपको जो है पोर्टफोलियो रिटर्न आपका इफेक्ट नहीं होगा। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन एक नियत, मतलब एक निश्चित स्टॉक तक, या एक इनफ डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। देन कह सकते हैं हम कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन विल रिड्यूस वंस एबिलिटी टू नर्चर पोर्टफोलियो। ये हम जानते हैं, अगर हमने, ये तो हमने कॉन्सेंट्रेशन की बात की। अगर इसका उल्टा, अगर हम ओवर डाइवर्सिफाई भी कर दें, जहां हम पांच छह सात स्टॉक की बात कर रहे थे, इसके जगह पे हम 70-80 स्टॉक भी रख लें, तो ये जो इतना ज्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन जो हो गया, ये फिर जो सेल्फ की जो कैपेबिलिटी है पोर्टफोलियो को नर्चर करने की, पोर्टफोलियो को संभालने की, उसको ठीक से ट्रैक करने की, मॉनिटर करने की, क्या रिक्वायर्ड एक्शन है उसको एग्जीक्यूट करने की, उस एबिलिटी को ये प्रभावित करेगा। सो डाइवर्सिफाई टिल यू कवर मैक्स टेलविंड एंड बॉटम आउट सेक्टर्स, मतलब आप उतना तक डाइवर्सिफाई कीजिए जहां तक जो मैक्सिमम सेक्टर्स जो टेलविंड में है ऑलरेडी, और जो ऑलमोस्ट बॉटम आउट सेक्टर्स हैं, मतलब अब उसमें और डाउनसाइड नहीं दिखता है, वो आप स्टडी के साथ आप इसको समझ सकते हैं। तो हमारा एलोकेशन वहीं तक होना चाहिए, हमारा डाइवर्सिफिकेशन उतना तक ठीक है जहां तक सारे टेलविंड वाले सेक्टर, बॉटम आउट सेक्टर कवर हो गए, जो हमने पोर्टफोलियो एलोकेशन में पहले बात कर रखी है, जो कि कम से कम सात आठ सेक्टर्स के साथ आप रहें, और एक सेक्टर में आप मैक्सिमम 2 और 3 तो बहुत हो गया, उतने से ज्यादा स्टॉक एक सिंगल सेक्टर में आप ना रखें, तो भी आपके पास 25 के आसपास पोर्टफोलियो स्टॉक हो जाएंगे। तो 25 से 30 पोर्टफोलियो स्टॉक हो आपके पास, तो इनफ डाइवर्सिफिकेशन है वो, सेक्टर वाइज, स्टॉक वाइज, हर चीज वाइज हो जाता है वहां पे। देन हम आते हैं, द सेकेंड मेंटल मिस्टेक्स आर इज टिप्स इन्वेस्टिंग। ये क्या होता है सब जानते हैं, नेम से ही पता है आपको कि हम ना ह्यूमन है, हम क्या करते हैं कि हम बड़े प्रभावित हो जाते हैं, अगर कोई आदमी बात करते वक्त ना अच्छा इंटेलिजेंट साउंड कर रहा हो, हम उसके फैन हो जाते हैं। ठीक है। तो फिर वो जो भी कहेगा हमें लगेगा कि ये सही बोल रहा है। अगर बहुत स्ट्रांगली किसी को अगर अपने शब्दों के साथ खेलना आता हो, तो वो जहां जहां एक स्ट्रांग वर्ड है वहां पे स्ट्रांग वॉइस यूज करके आराम से मैनिपुलेट कर सकता है। देखना है कि ये फिर कैसे हमें अफेक्ट करता है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि इन्वेस्टिंग हो या ट्रेडिंग हो, ये एक स्किल है। ये स्किल है, ये टिप नहीं है कि टिप से कोई सिखा देगा, ऐसा नहीं है। इसमें टाइम लगेगा, और बहुत अच्छा खासा टाइम लगेगा। रीजन ये भी है कि हमने अपने इनिशियल स्कूल के क्लासेस में ऐसा कोई चैप्टर नहीं था, कुछ हमारे पास था ही नहीं ऐसा कोई मटेरियल जिससे हम इस चीज को डेवलप कर पाते अपने, जब हम छोटे थे। जब हमारे हमारे जो मैक्सिमम जो सीखने का टाइम होता है वो हमारा टीनेज होता है, उस टाइम पे हमने ऐसा कुछ सीखा नहीं। तो ये एक अलग स्किल है, रेयर भी है। तो ये स्किल है, ये टिप पे नहीं चलेगा। और आप ये भी जान लें कि सक्सेस रेट जो है इसमें बहुत ही एक्सट्रीमली लेस है, बहुत लेस है। आप अपना कोई भी डीमेट अकाउंट लॉग इन करेंगे तो आप वहाँ इजीली चेक कर सकते हैं, जो डिस्क्लेमर आते हैं। डिस्क्लेमर अगर आप वहाँ ना भी आ रहे हो, तो अभी जो सेबी का रिपोर्ट अब जो लास्ट 2 वीक्स पहले आया था, आप वहाँ देख लें, तो आपको साफ साफ वहाँ लिखा हुआ था कि 90% से ज्यादा लोगों ने लॉस किया है, इवन इन दिस रेगिंग बुल मार्केट। इतने खतरनाक बुल मार्केट में जहाँ इंडेक्स डबल डबल हो गए हैं, वहां पे भी लोगों ने लॉस कर दिया है। तो ये एक रेयर स्किल है, बहुत सक्सेस रेट बहुत इसमें लो है। ठीक है। तो जो भी आदमी बहुत इंटेलिजेंट साउंड करेगा, उसकी बातों से आप हो सकते हैं कि मैनिपुलेट आप हो जाए, अगर आपको नहीं पता है। आपको लगेगा कि इससे ज्यादा ज्ञानी आदमी इस दुनिया में है ही नहीं।
ठीक है। एक बात आप साफ साफ जान लीजिए कि किसी को भी आपकी चिंता नहीं है, किसी को भी आपकी चिंता नहीं है। आपको अपनी चिंता खुद होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी इजी मनी नहीं है, कहीं भी नहीं है। चाहे आप जो भी आपका कोर प्रोफेशन हो उसकी बात कर लें, आप इन्वेस्टिंग की बात कर लें, आप ट्रेडिंग की बात कर लें, आप कुछ भी कर लें, कहीं भी इजी मनी नहीं है। पैसे दो तरीके से बनते हैं, एक शारीरिक मेहनत से और दूसरा मानसिक मेहनत से। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ठीक है। दूसरे और भी तरीके हैं बनाने के, बट वो मतलब डिजायरेबल नहीं है। इलीगल तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, वी शुड नॉट टॉक अबाउट दैट। ठीक है। तो ये करने से पहले टिप लेना बुरी बात नहीं है, बट जब ये आपको मिलता है, व्हेन समवन टिप्स यू, आपको जब वो टिप करता है कोई आदमी, आपको क्या करना है? आप अपने स्क्रीन के आप मिडिल पार्ट में देखेंगे, यहाँ पे लिखा है ड्यू डिलिजेंस। इसमें देखिए अलग अलग चीजें हैं, पोटेंशियल स्टडी, इवेलुएटिंग फाइल्स, ठीक है, वैल्यूज, एग्जामिनेशन, कॉर्पोरेशन, देन इन्वेस्ट। ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे इतनी चीजें करनी है। तो व्हेन समवन टिप्स यू, आस्क पैरामीटर्स, आप उससे पैरामीटर्स पूछिए, आप उससे वैल्यूएशन पूछिए। ठीक है। उतने में ही 90 लोग, 100 में 90 लोग ऐसे ही लौट जाएंगे वहां से। ठीक है। आप इतना पूछ लीजिए खाली। ये पूछ भी लिया उसने, आपको बता भी दिया, समझा भी दिया, कन्विंस भी कर लिया आपको, उसके बाद भी आप आए और उसको ओपन करें, आपने जो सीखा है उसके हिसाब से ड्यू डिलिजेंस करें। बिल्कुल जरूरी है। आप अपना फ्रेमवर्क चेक करें, आपने जो भी अपना इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क बनाया है, सबका अलग अलग फ्रेमवर्क हो सकता है, अलग अलग इंसान है, सबको अलग अलग चीजें पसंद आएंगी। जो भी आपका फ्रेमवर्क है वो पक्का फ्रेमवर्क होना चाहिए। आप देखिए कि ये जो स्टॉक या ये जो सेक्टर है वो मेरे फ्रेमवर्क में आ रहा है, वैल्यूएशन वाइज, पैरामीटर वाइज आ भी रहा है या नहीं। ठीक है। उसके बाद भी इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, देन गो अहेड। ठीक है। आप जाइए आगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये आपको ये करने की जरूरत क्यों है कि द टिपर वॉन्ट बी अवेलेबल टू प्लान योर सेलिंग और फर्दर ट्रांजेक्शन। आपको टिप दे दी तो आपको उसके बाद वो आप बाई जो भी कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, वो करने के बाद वो जो टिप आपको मिली है अपने किसी फ्रेंड से, सोशल मीडिया से, टीवी से, किसी एंकर से, वो आपके पास हमेशा अवेलेबल नहीं रहेगा आपका फर्दर ट्रांजेक्शन या फिर सेलिंग प्लान करने। तो आपने अगर ये कर रखा होगा तो आप अपने आप इंडिपेंडेंटली कर पाएंगे। तो यू शुड ऑलवेज स्टिक टू योर ओन फ्रेमवर्क। ठीक है। हैविंग टिप इज नॉट ऑलवेज बैड। ठीक है, बट ये सभी चीजें आपको करनी है। देन वी आर कमिंग टू कॉग्निटिव एरर। कॉग्निटिव एरर क्या है, ये हम देखते हैं। तो कॉग्निटिव एरर उसको बोलते हैं कि जैसे ना हमने कुछ पढ़ाई की है, ठीक है, या हमने कुछ कहीं पे ना कोई टाइम हमने दिया है, हमने अपना टाइम दिया है, अपना पैसा दिया है, हमने कुछ इन्वेस्ट किया, अपना टाइम हो, पैसा हो, कुछ भी इन्वेस्ट किया है, और वहां हम गलत हो रहे हैं। हमको ना जो हमें जो हमारे जो वांछित जो रिजल्ट थे वो हमें नहीं मिल रहे हैं। हम वहां पे लगातार गलत साबित होते जा रहे हैं, बट हम उसको ना एडामेंट हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उसको बोलते हैं ऑनरशिप बायसनेस। ठीक है। कि हमने पढ़ा है तो ये गलत कैसे हो सकता है, मैंने इन्वेस्ट किया है तो ये क्यों हो सकता है। तो ये ऑनरशिप बायसनेस होता है। ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अ, जान के मतलब काफी अभी आज के टाइम में देखो तो काफी इवॉल्व हैं वो लोग। ठीक है। जिनसे मैं पहली बार मिला था तो ये बायसनेस था उनमें, कॉग्निटिव एरर था उनमें, ऑनरशिप बायसनेस था। तो जो आपने किया है अगर वो गलत दिख रहा है आपको डेटा पॉइंट पे, तो वो एक्सेप्ट करने में कोई गलती नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बेटर थिंग्स विल बी वेटिंग फॉर यू। ठीक है। एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड मूव ऑन। तो अगर कोई आपका सेक्टर या स्टॉक पूरा परफॉर्म कर रहा है तो होता क्या है, ऑनरशिप बायसनेस के चलते द शेयर होल्डर और इन्वेस्टर सीम्स मोर कॉन्फिडेंट देन प्रोमोटर। ठीक है। आप ये देखेंगे, आप देखेंगे कि प्रोमोटर होल्डिंग कहाँ 60% से घट घट के 11% आ गई है, और नीचे पब्लिक होल्डिंग जो है वो बढ़ के 30% से 70% पहुंच गई है। और जिसने स्टॉक होल्ड कर रखा है वो इतनी बड़ी स्टोरी सुनाएगा आपको जितनी स्टोरी उसके प्रोमोटर के पास भी नहीं है। वो बेचारा बेच के जा रहा है मार्केट, ओपन मार्केट। स्टोरी टेलिंग, होप इन्वेस्टिंग, और बस केवल कहानी होगी, उसमें कोई फैक्ट बेस्ड बातें नहीं होंगी। और हम बस आशावान रहेंगे कि ये कभी ना कभी तो कुछ करेगा। इतना नीचे कैसे ट्रेड कर सकता है? ठीक है। यस बैंक इतना नीचे कैसे ट्रेड कर सकता है? कभी ना कभी तो बैंक ठीक हो ही जाएगा। तो ऐसी स्टोरी के साथ हम जिएंगे। सो ये होप इन्वेस्टिंग हो जाएगी। एक और वर्ड यूज करते हैं मार्केट में लोग जिसको बोलते हैं फोर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। मतलब वो अपनी मर्जी से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हो उसमें।
अब चूंकि प्राइस ही नीचे चला गया, तो आप बोल दोगे एकदम कन्वीनियंटली कि भाई मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ यार, मुझे क्या मतलब, पहले प्राइस नीचे जा रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप नहीं हो, आप फोर्स्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। ठीक है, आप परिस्थिति जन्य लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अपनी मर्जी से नहीं हो आप। क्योंकि अब लॉस में है और आपको आदत नहीं है लॉस बुक करने की, तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो आपने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज कर दिया कि आई एम हियर फॉर 5 इयर्स। 5 इयर्स तक कंपनी सर्वाइव भी करेगी नहीं करेगी, प्रॉफिट बना भी पाएगी नहीं बना पाएगी, ये आपको पता ही नहीं है। देन जब ऐसा होगा, तो स्टॉक जो होगा ना बड़ा पॉपुलर हो जाएगा, तो आपको ना प्लेथोरा ऑफ सोशल मीडिया कंटेंट मिलेंगे। आप यूट्यूब खोलेंगे, आपको बहुत चीजें मिलेंगी कि अभी बनेगा रॉकेट, अभी लगेगी आग, ऐसा करके बहुत रेडी बनेगा। ठीक है, और ये सब चीजें आपको ना बहुत अफेक्ट करेंगी। आप डेटा पॉइंट पे ना जाके, आप कहीं कहीं सुनाई बातों पे, स्टोरी टेलिंग पे, होप इन्वेस्टिंग पे, इस चीज पे आप फिर ज्यादा समय व्यतीत करेंगे और आप उसको बेच ही नहीं पाएंगे। बुकिंग लॉसेस एट द राइट टाइम से क्या होता है, जब आप बेटर परफॉर्मिंग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो लॉस बुक करके, तो होगा क्या उससे। आप पहले अपना स्टाइल चेक कीजिए कि मेरा जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है ना, उस स्टाइल में ये चीज आती है क्या, कि मैं किसी नॉन परफॉर्मिंग, खराब गवर्नेंस वाली कंपनी के साथ रहूं, जिसमें कोई हो ही कुछ नहीं रहा है, जिसमें प्रोमोटर ही खुद बेच के चला जा रहा है। मैं जब एग्जांपल्स में बहुत सारे आपको दिखाऊंगा ऐसी चीजें जो ऐसी हुई हैं, या अभी भी बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में ऐसी चीजें होंगी जिसका पता ही नहीं है कि ये सुधरेगा कब। तो आप अपना स्टाइल चेक कीजिए कि आप क्या पसंद करते हैं, आप कौन हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और आप जो हैं, आपको आप होने से कोई हटा नहीं पाए, ये आपको देखते रहना है। एक लिमिट तक ही आपको परेशान करे, उसके बाद आप कौन मैं कौन, वो सीधा मतलब रहना चाहिए आपका। यू आर हियर टू मेक मनी। तो आप अपना स्टाइल चेक कीजिए, जो भी आपने लॉस बुक किया उसको डिप्लॉय कीजिए अच्छी कंपनी, डिप्लॉय प्रोसीड्स टू गुड कंपनीज। और ये आप वेट मत कीजिए कि मेरी कंपनी जो लॉस मेकिंग है वो जब अपने प्राइस पे आएगी तो मैं बेचूंगा। पता नहीं वो आएगी भी कि नहीं आएगी। जितने टाइम में वो आएगी लौट के, अगर आपने अच्छी कंपनी में उसी को बेच के लगाया होता, तो अच्छी कंपनी पहले आ जाती है आपके प्राइस पे। तो ना, अच्छा काम करने का कोई खराब समय नहीं है। सो नो बैड टाइम टू स्टार्ट गुड वर्क। जिस दिन आपको लग गया कि ये मेरे से गलती हुई थी, आप उसको बेचिए, वो अच्छा काम है। तो कोई गलत टाइम नहीं हो सकता है, आप उसी दिन बेचिए, उसी टाइम बेचिए। अगर आपका मार्केट ओपन है, आप उस टाइम जो सीएमपी है वहीं बेचिए आप। डिसक्वालीफाई बुक लॉस इमीडिएटली। अगर आपके इन्वेस्टिंग स्टाइल में वो बात नहीं आ रही है, तो वो क्वालिफाई नहीं करता आपके इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क को, तो आप इमीडिएटली लॉस बुक करें। कीप वीड्स अवे फ्रॉम क्रॉप। आपका जो पोर्टफोलियो है ना इन्वेस्टमेंट का, तो जो इस तरह से जो पुअर परफॉर्मिंग, जिसमें बहुत सारी दिक्कतें चल रही है ना, वो ना, वीट का मतलब होता है हिंदी में खरपतवार, वो खरपतवार की तरह काम करते हैं। मतलब फसल को ना ठीक से वो उगने नहीं देंगे, आपका ना दिमाग हमेशा डाइवर्ट रहेगा, कंसंट्रेशन आपका रहेगा नहीं। तो ना आप ठीक से कर नहीं पाएंगे कुछ। तो आपका अगर जो क्रॉप है वो अगर फ्री ऑफ वीड्स रहे, तो बहुत अच्छा फसल होगा, आपको अच्छा लगेगा। जब आप अपने जाके देखते होंगे, अपना लैंड देखते होंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वो यहाँ भी सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होगी। पीसफुल माइंड प्रोडक्टिविटी इज फार बेटर देन अ कंफ्यूज और वरीड वन। आप ये बात जानते हैं, जब आप पीसफुल रहेंगे आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपके दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आएगी, रदर देन कि आपका दिमाग कंफ्यूज है, एक छोटे एक जगह पे आपका कुछ चल रहा है, आपका दिमाग वहीं पे लगा रहेगा कि ये हो क्यों रहा है। आपका डिसीजन मेकिंग हमेशा इस चीज के चलते प्रभावित होगा। देन वी आर कमिंग टू रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। व्हाट इज द रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, अब होता क्या है कि जो जो अलग अलग सेक्टर्स हैं या इवन स्टॉक्स हैं, वो अलग अलग डिमांड सप्लाई, वैल्यूएशंस, इंडस्ट्री टेलविंड, ठीक है, उसके अलावा अपना अपना ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से अलग अलग परफॉर्म करते हैं। सभी का रिटर्न रेशियोज सेम नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कुछ कुछ स्टोरी जो है वो सिक्लिकल होती हैं, कुछ सेमी सिक्लिकल होती हैं, कुछ स्ट्रक्चरल होती हैं, कुछ डिमांड पेंट अप होते हैं। पेंट अप डिमांड का मतलब अचानक से क्रिएट हुई डिमांड, फिर वो इवेंट खत्म, डिमांड खत्म। कुछ डिमांड पेंट अप है, कुछ डिमांड स्ट्रक्चरल डिमांड है जो हमेशा रहने वाले हैं। तो इस तरह से फिर सेक्टर और स्टॉक्स भी परफॉर्म करते हैं। तो सभी स्टॉक्स से सेम परफॉर्मेंस तो हो नहीं सकता, तो हम देखते हैं फिर उसमें थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप कैसे होगा। हमारी एज अ ह्यूमन बीइंग एक्सपेक्टेशंस क्या होगी, कि मैंने खरीदा, और वो जहां खरीदा वहां से प्रतिदिन जो है, हर दिन वो ऊपर ही जानी चाहिए, और पता नहीं ऊपर जाके वो अंतरिक्ष में पहुंच जानी चाहिए। तो वैसा होगा नहीं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस हमारा यही है। किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा ना, चाहे वो कितना भी मेच्योर आदमी हो गया हो, भले अफेक्ट ना हो रहा हो, बट उसको अच्छा नहीं लगेगा कि उसका पोर्टफोलियो आज जो है
कल उससे उसको नीचे दिखे, किसी को भी नहीं पसंद। अब उस पर रिएक्ट करता है नहीं करता है, वो उसकी मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है। तो हमारा एक्सपेक्टेशंस क्या है? एवरी वन इज एगर टू सी प्रॉफिट्स, हर आदमी, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, कैसा भी आदमी, कितना भी धनवान कितना भी गरीब, एवरी वन इज एगर टू सी प्रॉफिट्स विदाउट एनी हिकअप्स। कोई हिकअप नहीं चाहिए उसको, एकदम पूरा एकदम स्मूथ लाइन चाहिए। सिमिलर परफॉर्मेंस बाई ईच स्टॉक, उसको हर एक अपने स्टॉक जो उसने खरीद लिया, तो ये बायसनेस मैंने पहले कवर कर दी कि जब मैंने खरीदा है तो ये परफॉर्म कैसे नहीं करेगा, मैंने तो इस पे इतना टाइम बिता रखा है। ठीक है, ट्राइंग टू कैच एवरी रनिंग बस, जहां उसको दिख रहा है कोई मोमेंटम चल रहा है वहीं कूदेगा वो, यहां से निकल के वहां भागेगा, वहां से निकल के वहां भागेगा। इस चक्कर में क्या होगा कि वो सही से अपना जो बायसनेस है उसको हटा के सही तरीके से अपने लर्निंग पर फोकस नहीं करेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ही ज्यादा है, जो कि रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस है। रियलिटी क्या होती है आप देखिए, स्टॉक प्राइजेस मूवमेंट आर नॉट लीनियर, लीनियर नहीं होते हैं वो हमेशा जिगजैग होंगे, जिगजैग होंगे। कंपनी में अलग अलग, इवन जो प्रोमोटर जो कंपनी चला रहा है उसको भी नहीं पता कि क्या क्या चीजें उसको अफेक्ट करेंगे अगले क्वार्टर में। उसको एक लिमिट तक पता है, जो वेरिएबल्स हैं कुछ जो उसके कंट्रोल में नहीं उसको भी नहीं पता। तो स्टॉक परफॉर्मेंस जो है वैल्यूएशंस के हिसाब से, अपने ईपीएस ग्रोथ के हिसाब से, अपने बिजनेस परफॉर्मेंस के हिसाब से, ठीक है, और मार्केट में लिक्विडिटी के हिसाब से परफॉर्म करते हैं। तो आप देखिए कि ये जो रियलिटी हम देख रहे हैं ये वही अंत में पहुंच रहा है जो कि ऊपर वाले एक्सपेक्टेशन में पहुंच रहा है। बट जर्नी जो है वो बहुत स्मूथ नहीं है, जर्नी बहुत ही हिकअप्स के साथ है। तो ये सारी चीजें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो जो मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि पोर्टफोलियो इज लाइक अ टीम, पोर्टफोलियो इज लाइक अ टीम। सो ऑल 11 वॉन्ट परफॉर्म इन सिंगल मैच। आप सबको पता है कि सारे के सारे 11 प्लेयर परफॉर्म नहीं करते हैं, प्राय कभी कभी कर भी जाए तो वो एक्सेप्शंस हैं। तो हम एक्सेप्शंस की बात नहीं करेंगे, हम जनरल बात करेंगे। तो सभी 11 प्लेयर्स जो हैं आपके एक ही मैच में सारे अपने फुल पोटेंशियल से परफॉर्म तो नहीं करेंगे। तो ये पोर्टफोलियो अगर हम टीम मानते हैं तो हमें ये चीज भी माननी पड़ेगी। ऑल सहवाग और ऑल 11 सहवाग और 11 द्रविड़ नॉट सेंसिबल। हर आदमी का एक अलग ऑरा है, एक अलग तरीका है, और सभी तरीका सही है, सभी तरीका सही है, कोई तरीका गलत नहीं है। तो जहां जरूरत है, जहां मोमेंटम की जरूरत है, मोमेंटम में भी आपके स्टॉक्स होने चाहिए। जहां जरूरत स्टेबिलिटी की है, तो स्टेबिलिटी वाले भी स्टॉक आपके पास होने चाहिए, लंबे टाइम तक रहने चाहिए। वो सब कुछ आपको जरूरत है। इन फॉर्म प्लेयर शुड गेट मैक्स डिलीवरीज, बस ये ध्यान रखना है कि जो इनफॉर्म बैट्समैन आपकी टीम का है उसको ज्यादा से ज्यादा गेंदें मिलनी चाहिए ताकि आपका स्कोर ज्यादा हो। इसका मतलब ये है कि आपका जो मैक्सिमम एलोकेशन है वो टेल विंड वाले सेक्टर में होना चाहिए हर टाइम। हर टाइम आपका पोर्टफोलियो जो है वो टेल विंड की तरफ ही हमेशा इन लाइन होना चाहिए। देन कम्स रन रेट। रन रेट वेरीज ओवर बाई ओवर, आप देख रहे हैं जैसे कि ग्राफ में हर ओवर में 20 रन बनेंगे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कभी कभी मेडन ओवर भी जाएगा, किसी किसी ओवर में आपको विकेट भी गिरेगा। ठीक है, ये सब होगा। तो हमें लास्टली करना क्या है? लुक एट द स्कोर बोर्ड। स्कोर बोर्ड पे देखिए, मतलब पीएफ रिटर्न को देखिए आप, इंडिविजुअल स्टॉक को छोड़ दीजिए। आप देखिए कि इंडिविजुअल स्टॉक ने पीएफ के लिए क्या किया। ठीक है, तो पीएफ को देखिए, स्कोर बोर्ड को देखिए, इंडिविजुअल प्लेयर के स्कोर से ज्यादा मतलब आप मत रखिए। सो इसीलिए कहते हैं कि नो व्हाट यू ओन एंड व्हाई यू ओन। आपने जो भी लिया है वो आपने क्या लिया है और क्यों लिया है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। अगर आपको पता रहे कि मैंने ये जो लिया है इसका वैल्यूएशन इतना कम है, ग्रोथ इतना है, तो ये बहुत ज्यादा नहीं देगा, बट इतना कम पे मैंने ले रखा है तो कम से कम मिनिमम रिटर्न इतना है, मेरा एक्सपेक्टेशन तो इतना हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो आप उससे फिर वो आप ये मत करिए कि मतलब 100 रन पे 4 विकेट गिर रहे हैं और राहुल द्रविड़ खेलने के लिए वहां पहुंचा हुआ है, तो आप सोचिए कि वो सहवाग की तरह बैटिंग करेगा उसके पास, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। तो सभी की अपनी अलग अलग खासियत है, उस खासियत को आपको जानना है। तो व्हाट यू ओन एंड व्हाई यू ओन यू शुड नो। बस एक बार ध्यान रखिएगा, द फॉर्म इज टेम्पोररी एंड द क्लास इज परमानेंट। कोई अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है, अच्छा है, बिजनेस मोमेंटम सही चल रहा है, प्रोमोटर सही है, मार्केट उसको आज वैल्यू नहीं कर रहा है, बट कुछ नहीं होगा, टाइम आएगा मार्केट उसको वैल्यू करेगा। और इस स्टॉक मार्केट में एक एक साल, दो दो साल के रिटर्न आपको एक महीने एक वीक में मिलते हैं। ठीक है, तो आप अपना प्रोसेस ठीक रखिए, आउटकम जो है ऑटोमेटिक वो चेज करेगा आप। देन वी आर कमिंग टू एलोकेशन एरर। सो इन एलोकेशन एरर व्हाट वी जनरली डू कि
हम क्या करते हैं कि समझते हैं कि जो सोशल मीडिया पे जो भी फैंसी चीजें चल रही है ना, हम समझते हैं कि ये सारी जो है ये लॉटरी के टिकट्स हैं, तो स्टॉक्स को हम समझते हैं लॉटरी के टिकट्स। और फिर जहां कोई स्कीम बता दे हम वहां उसको लेते रहते हैं। जो कोई बता दे कि ये अच्छा वो भी ले लिया, वो बोल दिया वही अच्छा ये भी ले लिया। ऐसे करते करते हमारे पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक्स हो जाते हैं, क्योंकि हमें सभी लग रहा है कि यही जो है हमारी नैया पार लगाएगा, हमने ले लिया। अब होगा क्या कि उसमें से कुछ कुछ अच्छे आदमी भी होंगे जिन्होंने आपको सजेस्ट किया होगा, तो ना आप कुछ अच्छे बिजनेस आप ले भी लेंगे, लेकिन आपने इतने स्टॉक ले रखे हैं कि आपका एलोकेशन ठीक नहीं रहेगा उसमें। तो एलोकेशन ठीक नहीं रहेगा तो उसको हम बोलेंगे एलोकेशन एरर। अब इससे होगा क्या? आप देख रहे हैं, आप ये कैसे कंफ्यूज कर रहा है आपको, इतने सारे इसमें रास्ते हैं आपको पता ही नहीं चल रहा है, बट आपको लग रहा है कि सारे रास्ते सही हैं, सब पे गाड़ी चलाऊंगा। आपको आपका डेस्टिनेशन पता है और आपको बस चुनना है कि कौन सा रास्ता मेरी तरफ जा रहा है। सभी रास्तों से होकर नहीं जाना आप, ठीक है? आपको अपना रास्ता पता होना चाहिए, दो तीन अल्टरनेट रास्ते पता होने चाहिए आपको, बस ये आपको करना है। तो इवन अगर आपका कोई स्टॉक जो है, अगर आपका इस कंडीशन में जहां ओवर डाइवर्सिफिकेशन है, एलोकेशन ठीक नहीं है, वो अगर मल्टी बैगर हो भी गया तो वोंट हेल्प, आपको पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा वो, ठीक है? और आप अगर इतना हार्डवर्क करते हैं और आपका एलोकेशन ठीक नहीं है, तो आपके हार्डवर्क को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। आपने बहुत अच्छी कंपनी पढ़ी सुनी, वैल्यूएशन ठीक है, लेकिन आपने उसको एलोकेट किया 1%, तो आपके पोर्टफोलियो को क्या ही करेगा आपके लिए? तो आपने इतना हार्डवर्क किया, जस्टिफाई भी नहीं होगा। और आप जब ये होगा, जब वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो आप रिग्रेट फील करेंगे अपने हार्ट कि यार मेरे से गलती हो गई, कि मुझे ज्यादा रहना चाहिए था, मैंने सही पढ़ा था, यार मेरी खुद की चुनी हुई कंपनी थी, मैंने ठीक नहीं करा यार, मुझे पूरा ज्यादा करना चाहिए था। आप क्या करेंगे उसके बाद से? अब आप ज्यादा बाई करेंगे जब वो ऑलरेडी ऊपर चल चुकी होगी। तो जब ओवर वैल्यूएशन के जोन में आ रही होगी ना, तब आप बाई करना शुरू करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ी है, आपका बायसनेस है कि मेरी कंपनी है ये। तो आप मेंटल मॉडल जो है ये खेलेगा आपके साथ, ठीक है? तो आप उसको फिर ऊपर बाई करेंगे, जो आपको पहले ही बाई करना चाहिए था, आपने पढ़ रखी थी तभी। फिर ये अननेसेसरी का हाइप क्रिएट करेगा और फिर आपको डिजास्टर की तरफ ले जाएगा। वही अगर आप ठीक से एलोकेट करते हैं, एक अच्छा चंक एलोकेट करते हैं, तब क्या होगा आप देखिए। व्हेन यू प्रॉपरली एलोकेट, देन आपके पास लिमिटेड स्टॉक रहेंगे, बिजनेस ट्रैकिंग आप अच्छे से कर पाएंगे, एरर्स अगर कुछ हुआ आपसे तो इजिली आइडेंटिफाइड हो जाएगा और आप करेक्ट भी कर लेंगे उसको, क्योंकि आपका लिमिटेड स्टॉक है, आपको पता है मैंने क्या क्या कर रखा है। बहुत ज्यादा स्टॉक्स होंगे तो आप ध्यान भी नहीं देंगे उस चीज। और अगर आपने एलोकेशन ठीक कर रखा है तो आप अच्छा रिवार्ड वहां से निकाल सकते हैं। और फिर अगर वो ऊपर भागना शुरू होगा तो कोई फोमो आपका नहीं होगा, आप चुपचाप पॉपकॉर्न लेके खाएंगे और बैठेंगे कि वाह क्या बढ़िया, मैंने कितना अच्छा काम किया। ये आपको कॉन्फिडेंस भी देगा आगे जाके। इसके बाद हम आते हैं टाइमिंग द मार्केट। तो बहुत आपने ये बात सुनी होगी टाइमिंग द मार्केट की, ठीक है? तो टाइमिंग द मार्केट में होता क्या है कि कुछ बहुत ही अच्छे बड़े जीनियस लोग हैं, ठीक है, जो कि मार्केट को टाइम करना जानते हैं, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि दो ही आदमी हैं जो मार्केट को टाइम कर सकते हैं, ठीक है? तो हम देखते हैं वो कौन से आदमी हैं ये। तो पहले आदमी ये है, तो एनी गेस कि ये कौन है जो मार्केट को टाइम कर सकते हैं पहले आदमी? एनी वन फ्रॉम योर साइड? ओके, गॉड, यस, वेरी गुड वेरी गुड सर। भगवान। तो भगवान टाइम कर सकते हैं मार्केट को, दैट्स वेरी करेक्ट, ठीक है? तो द फर्स्ट पर्सन इज ऑल माइटी, ठीक है? एंड एंड द सेकेंड पर्सन, हु इज दिस पर्सन? एनीवन? एनीवन? एनी केसेस? प्रमोटर। No, 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 pro promoter, no promoter. How can promoter time the market? Okay, even not able to. The second person is just see. The second person is liar. दूसरा आदमी झूठा है जो बोलता है कि मैं टाइम कर सकता हूँ मार्केट, ठीक है? द फर्स्ट वन इज ऑलमाइटी, द गॉड, एंड द सेकंड वन इज लायर। व्हाट वी कैन कंट्रोल, हम कर क्या सकते हैं इसमें? हमको लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है मार्केट में, हम क्या कर सकते हैं? हम लोग वो देखते हैं। चेकिंग इंडाइसेस वैल्यूएशन विद हिस्टोरिक डेटा। तो जो निफ्टी 50 है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, बैंक निफ्टी है, इनके आप हिस्टोरिक डेटा देखिए कि ये जब करेक्ट हुए थे तो किस जगह से करेक्ट हुए थे, उस समय हमारा कंट्री का क्या पोजीशन था, हमारे ग्रोथ रेट्स कैसे थे, और हम इंडाइसेस पे हम कहाँ चले गए थे। आप निफ्टी की एवरेज पी देखिए, मिड मिड कैप की एवरेज पी देखिए, ठीक है? उससे आप कंपेयर करना सीखिए।
उसके बाद आप थोड़ा सा समझ पाएंगे कि हम कहाँ ओवर वैल्यूएशन के जोन में है, अंडर वैल्यूएशन के जोन में है, फेयर वैल्यूएशन के जोन में है। इससे डिसाइड होगा। देन कम्स द ओवर वैल्यूड डज नॉट कंक्लूड टू मार्केट करेक्शन। अगर ओवर वैल्यूएशन हो भी गया ना मार्केट में हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से, तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट करेक्ट हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अभी निफ्टी की पी देख रहे हैं 23.5। ठीक है, ये निफ्टी की पी अबाउट 35 भी गई है, और उस समय पे गई है जब हम बंद थे कोविड में। तो होता क्या है कि मार्केट सब सरप्राइजेज यू बोथ वेज, अप साइड एंड डाउन साइड। ऊपर जाएगी तो एकदम ऊपर, नीचे आ रही है तो एकदम नीचे, आप कुछ समझ नहीं पाएंगे हुआ क्या। हम क्या कर सकते हैं उस टाइम पे जब हमें लगे कि वैल्यूएशन ज्यादा है, वी शुड बी स्टॉक स्पेसिफिक। हम स्टॉक देखें, हम ऐसे छोड़ दें, स्टॉक देखें कहाँ किस स्टॉक में अंडर वैल्यूएशन है। यू गॉट 7,000 स्टॉक्स टू चूज फ्रॉम, आप वहां देखिए। बी वैल्यूएशन कॉन्सियस व्हेन सीम्स ओवर वैल्यूड, आप बस उस पर ध्यान रखिए। ठीक है। चेक मैनेजमेंट कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, आप मैनेजमेंट की बात सुनिए, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट को ट्रैक कीजिए, आप वहां से कुछ चीजें आपके लिए फ्रूटफुल है वो निकालिए। और एक बात ध्यान रखिए, मेमोराइज, शेयर प्राइसेस आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग बीट एनी मार्केट। डाउन मार्केट में भी कोई कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसको उसका ड्यू वैल्यूएशन मार्केट देगी। आप निश्चिंत रहिए इस बात के लिए। ठीक है। सो नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं, दैट इज नॉट रिव्यूइंग, द स्पेलिंग मिस्टेक हियर, नॉट रिव्यूइंग द इन्वेस्टमेंट्स। आप अपने इन्वेस्टमेंट को जो है रिव्यू नहीं कर रहे हैं। तो होता क्या है कि आज का जो मार्केट है ना, वो इतना डायनेमिक मार्केट है, इकोनॉमी इतनी डायनेमिक है, फास्ट ग्रोइंग। और आप ओपन इकोनॉमी में क्या होता है कि अच्छे स्किल और पैशन वाले जो इंटरप्रेन्योर्स हैं ना, वो किसी भी स्टैब्लिश बिजनेस को डिसरप्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे इकोनॉमी में आप अगर डल पड़ गए हैं, आप अगर अपने कंफर्ट जोन के अंदर ही घूम रहे हैं, वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न को बिल्कुल वो बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द कंफर्ट जोन, तो हम कंफर्ट जोन की बात कर रहे थे। जैसे जो भी मार्केट बहुत आजकल, इंडियन मार्केट जो है बहुत ही डायनेमिक है। आप देख रहे होंगे कि बहुत नई नई इंडस्ट्री आ रही है अचानक से, कोई नया सेक्टर चलना शुरू हो जा रहा है। फिर जो पुराने सेक्टर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। आप देखेंगे कि निफ्टी 50 में जो आज से 10 साल पहले कंपनीज होंगी, उनमें से बहुत सारी बाहर हो चुकी हैं अपनी नॉन परफॉर्मेंस के चलते। बहुत सारी अच्छी कंपनियां पिछले 3-4 साल से वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं जैसा वो हमेशा करती आई। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ा है, नए नए सेक्टर्स खुलने लगे हैं। तो वही बात मैं कह रहा था कि जो फास्ट एंड फ्री इकोनॉमी है उसमें कोई भी बिजनेस जो है डिसरप्ट हो सकता है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर जो है वो अच्छे स्किल और पैशन के साथ आए, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो हमें क्या करना है कि हमने जो स्टॉक लिया, तो इट इज नॉट वन टाइम अफेयर। ये ऐसा नहीं कि हमने जिस दिन उसको पढ़ा बस वहीं तक वो खत्म, उसके बाद से हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जो एक कॉन्सेप्ट था मार्केट में कि लेके भूल जाओ, तो आप लेके भूल जाएंगे तो वो फिर मार्केट भी आपको भूल जाएगी। आप ऐसे समझ लीजिए, आज का जो मार्केट जो डायनेमिक जितना हो रखा है, वो ऐसा ही है, वो पहले वाला मार्केट नहीं है। टाइम टाइम से चेंजेस है। आप अगर कोई बुक्स भी पढ़ते होंगे, तो वो बुक्स तब लिखी गई है जिस टाइम पे वो मार्केट कंडीशन थी, उस टाइम पे वो बुक्स लिखी गई है, तो वो वहां के लिए रिलेवेंट है। हालांकि पूरा पोर्शन ही रिलेवेंट है, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ। काफी ज्यादा जो साइकोलॉजिकली बातें लिखी हैं वो तो रिलेवेंट है ही। बट मार्केट डायनेमिक्स उस टाइम की आज के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपसे नहीं हो, मतलब आप नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो बहुत ही डायनेमिक मार्केट है। आपका एक बार इन्वेस्टिंग के लिए पहली बार पढ़ लेना इस, वो वन टाइम अफेयर यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है। तो करना क्या है कि योर रिलेशनशिप विथ योर स्टॉक इज नॉट अ वन टाइम अफेयर। यू शुड बी कंटिन्यूअसली फ्लर्टिंग विथ योर स्टॉक टिल यू ओन इट। जब तक आपके पास वो है, आपको उसको कंटिन्यूअस उसके बिजनेस मॉनिटरिंग करते रहनी है। रोज मत कीजिए, बट उसके कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट चेक कीजिए। उसके बाद उसके रिजल्ट्स आते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न आता है, कुछ भी अगर अनाउंस होता है उसमें कुछ जो ज्यादा सब्सटैंशियल है उसको आप ट्रैक कीजिए। वो उस बिजनेस को कैसे अफेक्ट करेगा ये आपको पता होना चाहिए। तो योर रिलेशनशिप विथ योर स्टॉक इज रिक्वायर्स कंटिन्यूअस फ्लर्टिंग। देन कम्स कि बीइंग रिलैक्स्ड मे कॉज डिजास्टर। वही रिलेशनशिप में अगर आप रिलैक्स्ड हो गए हैं कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो देन दिस मे कॉज डिजास्टर इन द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर
होल्डिंग स्टॉक्स। देन कम्स द कंफर्ट जोन। हम क्यों नहीं करते ही हैं? तो कंफर्ट जोन्स आर लाइक ना डोपामाइन। कंफर्ट जोन में क्या होता है कि आपको सब चीजें इजी लगती हैं, सिंपल लगती हैं, सभी चीजें आपके फेमिलियर है। आप रेस्टफुल हो जाते हैं, आराम से आप आराम करते हैं, रिलैक्स्ड रहते हैं, आपको कॉन्फिडेंट फील होता है कि मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ, क्योंकि कुछ करने को है नहीं। तो फिर तो आपको कोई आपको कुछ चीज चैलेंज कर ही नहीं रही है, तो आप ऐसे ही कॉन्फिडेंट है बातें कि सीखता फेक रहूंगा। कॉन्फिडेंट है आप। स्टैटिक है, फिक्स्ड है, प्रोटेक्टेड है, आप अपने कंफर्ट जोन में हैं। बोरिंग, अंडर स्टिमुलेटिंग। दैट मीन्स अंडर स्टिमुलेटिंग का मीन्स है कि कोई भी चीज ऐसी हो ही नहीं रही है जो आपको स्टिमुलेट करे कुछ और करने के नहीं लिए। डबल नहीं करना। तो कंफर्ट जोन में जब आप रहते हैं तो आप मेहनत नहीं करते हैं। आप मेहनत नहीं करते हैं, आपको लगता है कि मैंने जो पहले कर रखा है उतना ही काफी है, अब मुझे इसको रिव्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। आई रिक्वेस्ट द पार्टिसिपेंट्स टू म्यूट द माइक इन बिटवीन। ओके। सो एंड देन लास्ट कम्स द क्लॉस्ट्रोफोबिक। दैट मीन्स, क्लॉस्ट्रोफोबिक का मतलब होता है कि वो जो कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन से आप किसी को बाहर खींचेंगे तो वो डरेगा, एंग्जाइटी हो जाएगी उसको कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, इतनी मेहनत कौन करेगा भाई, मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं मुझे डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, तो उस रोड पे नहीं चलूंगा। मतलब रिलैक्स रहना चाहता है, कुछ करना ही नहीं चाहता है। तो वैसा नहीं होना है। ठीक है। तो व्हाट अ कंफर्ट जोन गिव्स, दैट गिव्स यू इंस्टेंट हैप्पीनेस बट नॉट सक्सेस। ठीक है। आपको शुरू में आपने पढ़ा स्टॉक, आपको बड़ा अच्छा लगा, खूब अच्छा लगा आपको, बट आप उसकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, बिजनेस ट्रैकिंग आप नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो फिर वो थोड़ा बहुत रिटर्न आ जाएगा आपको, लेकिन फिर अगर कुछ उसमें डिस्ट्रप्शन आएगा तो फिर चला भी जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है। ठीक है। तो आप अभी जो पिक्चर देख रहे हैं, तो योर सक्सेस इज आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप साफ साफ देख रहे हैं कि जब तक आप मेहनत करेंगे नहीं उस चीज पे, तो कुछ सब्सटेंशियल गेन आपको होगा नहीं, चाहे लाइफ की बात हो या इन्वेस्टिंग की बात हो या कहीं किसी चीज की बात हो। सब जगह सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है। देन व्हाट हैपेंस व्हेन यू रियली केयर। आप जब अपनी केयर करते हैं तो होता क्या एक्चुअल में? देन पीरियोडिक सेलिब्रेशन मैंडेटरी। दैट मीन्स कि आप पीरियोडिक उसको ट्रैक करते रहें। दिस इज रिटन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर स्टॉक। Okay, so some lines are written in that context: one-time affair and continuous flirting. And this again comes periodic celebrations. मतलब periodic monitoring is required to always get your relationship with the stock live up. Okay, and when you periodically check your investment, then it will take lesser time, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ रखा है उसको। तो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आप उसमें फिर अपडेट हो जाएंगे। एंड कभी कभी क्या होगा कि आप उसको पढ़ते रहेंगे तो वहीं से ना आपको कुछ नए आइडियाज भी मिल जाएंगे कि उसी सेक्टर में कुछ और चीज हो रही है, तो आपको नए आइडियाज मिलेंगे कि हम इधर भी कुछ देख सकते हैं। ठीक है। तो ये चीजें, और वो आपको बहुत टाइम नहीं लगाएंगी, वो नए आइडियाज जो हैं, चूंकि आपने बेस आपका तैयार कर रखा है आपने, उसी पे बेस्ड होके वो चीजें आपको आराम से आपको लग जाएंगी कि आपको वो पढ़ना आ जाएगा। आप समझ लेंगे उसको, आपको स्क्रैच से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपने पहले ही कर रखा है। तो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इनिशियल टर्म्स। जो आपने स्टॉक सोच के लिया था, उस इनिशियल टर्म्स जो आपने सोचा था कि ये स्टॉक में ये पोटेंशियल है, ये इतने साल में इतना बिजनेस एग्जीक्यूट कर सकती है, ठीक है, तो उसके आसपास परफॉर्मेंस उसका होते रहने चाहिए। उस पे आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है जस्ट बिकॉज कि आपने खरीद लिया है तो ये अच्छा ही है। ये नहीं होना है यहाँ पे आके। प्रॉपर चांस व्हेन सीम्स प्रॉमिसिंग। कभी कभी किसी क्वार्टर में कोई दिक्कत हो सकती है, ठीक है, लेकिन अगर लगता है कि बिजनेस प्रॉमिसिंग है, मैनेजमेंट की बातों से, उनके गेस्चर से लगता है कि प्रॉमिसिंग है, तो यू कैन गिव 1-2 चांसेस कि वो परफॉर्म करें। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छे बिजनेस भी किसी किसी क्वार्टर में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो पूरा का पूरा सेक्टर ही परफॉर्म नहीं करता है। कोई किसी क्वार्टर में कोई एक बड़ा खर्चा हो गया जो कि हमेशा वाला खर्चा नहीं है, उस केवल उस क्वार्टर का खर्चा था, कोई उन्होंने कुछ खरीद लिया, या कहीं एक छोटा सा मतलब उन्होंने कहीं प्लांट उनका बंद हो गया किसी रीजन के चलते, ठीक है, जो कि हमेशा पूरे साल बंद नहीं रहेगा। तो दैट बेनिफिट ऑफ डाउट यू कैन ऑलवेज गिव। व्हेन बिजनेस सीम्स प्रोमिसिंग यू कैन गिव चांसेस, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। और अगर ये सब देखने के बाद आपको लगता है कि कोई दिक्कत हो रही है, तो रीबैलेंसिंग रिक्वायर्ड। आपको रीबैलेंसिंग करनी है। जैसे रीबैलेंसिंग में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स देखते हैं। अगर खरीदते खरीदते ज्यादा हो गए हैं तो वी कट डाउन द स्टॉक्स विच आर फॉर्मिंग द नेग्लिजिबल पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो। वो हेल्प नहीं करेंगी हमें, छोटा छोटा 1-2% का जो
हमारे पास आधा परसेंट का जो स्टॉक होल्डिंग है वो हेल्प नहीं करेगा हमें। तो बेटर या तो उसको बढ़ा के ठीक ठाक कर लीजिए, या उसको काटे खत्म कर दीजिए। और अगर कोई नहीं परफॉर्म कर रहा है तो उसको हटाइए, कुछ नया देखिए। तो रीबैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन समथिंग इज नॉट परफॉर्मिंग इन योर पोर्टफोलियो। वही जो ये सब बातें हैं ये तब कर पाएंगे जब वी पुट आवर सेल्फ आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। ये हमेशा हमें पुश करना पड़ेगा कि हम कुछ करें। हम उतने में ही घूमते मत रहे कि मैंने पढ़ रखा है वो। ये कोई हिस्ट्री नहीं है कि स्टैटिक रहेगी। आपने एक बार पढ़ लिया, हिस्ट्री में हुआ था, तो बस वही वो हरदम हर बार जब भी आप ईयर लिखें डेट लिखें वही लिखते रहेंगे। ये बड़ा डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। इसलिए आपको कंटिन्यूअस मेहनत करनी पड़ती पड़ेगी, तभी जाके कुछ ठीक ठाक एक सब्सटेंशियल गेन टाइप का हो पाएगा। देन कम्स केयरिंग मच फॉर टैक्सेस। ये भी एक मिस्टेक है, ज्यादा सोचना टैक्स के बारे में। बहुत उतना ज्यादा नहीं, मतलब खराब बात नहीं है टैक्स के बारे में सोचना, बट फिर भी उससे फोकस होना इज नॉट डिजायरेबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल ओनली अकर्स टैक्स व्हेन यू अर्न प्रॉफिट आफ्टर स्पेसिफाइड लिमिट, नॉट बिफोर दैट। आपको टैक्स तभी पे करना है जब आपने प्रॉफिट बनाया, उससे पहले नहीं। तो पहले प्रॉफिट बन जाए, पहला तो ये ध्यान होना चाहिए कि पहले प्रॉफिट ही हम बना लें सही से। उसके बाद हम टैक्स के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद भी टैक्स के बारे में बात करते हैं तो कितना वो जरूरी है, कितना इफेक्ट करता है, वो हम देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है। टैक्सेस को ना हम कैसे लेते हैं, आप पिक्चर देखिए, हम ऐसे लेते हैं टैक्स। ठीक है। ये हमारा एटीट्यूड है टैक्स को लेने का। जबकि टैक्स को लेने का एटीट्यूड जो राइट साइड में जो आ रही है पिक्चर, ये ऐसा होना चाहिए कि मैं कमाऊंगा, मैं टैक्स दूंगा। सो डू नॉट टेक इट एज अ बर्डन। टैक्स इज नॉट अ बर्डन, इट्स अ साइन ऑफ प्रोस्पेरिटी। अगर मुझे कोई आशीर्वाद दे कि तुम इस साल तुमने जितना टैक्स पे किया है उससे 5 गुना टैक्स तुम अगले साल पे करोगे, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। क्योंकि पहले मुझे उसको पे करने के लिए पहले उतना कमाना पड़ेगा। ठीक है। तो इट्स अ साइन ऑफ प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी। सो बहुत लोग ध्यान देते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग पे, टू सेव टैक्सेस। टैक्स हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है कि 31 मार्च से पहले जो भी आपका लॉस मेकिंग जो आपका स्टॉक है उसको आप बेच देंगे, तो लॉस बुक कर लिया आपने। तो आपने जो लॉस बुक कर लिया वो आपके पोर्टफोलियो का जो गेन है वहां से माइनस हो जाएगा। दैट इज स्टॉक टैक्स हार्वेस्टिंग। तो ठीक है, पैसे बचते हैं उसमें। ठीक है, बट हमारा बेचने और खरीदने का डिसीजन टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं होना चाहिए। अगर हमें बेचना ही है तो बुक लॉस व्हेन बिजनेस इज नॉट परफॉर्मिंग। जब बिजनेस नहीं परफॉर्म कर रहा है तो 31 मार्च तक का वेट क्यों करना, जब मन करे तब बेचो उसको। टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए बेचने की जरूरत नहीं है। और हम अगर ये बेच भी देते हैं ना तो कोई बहुत बड़ा सब्सटेंशियल गेन हमें हो नहीं जाता है। ठीक है। एक दिन का मार्केट मूवमेंट अपसाइड या डाउन साइड पे वो जो आपका टैक्स गेन है ना वो नेगेट कर देता है। तो हमें जो ज्यादा डायनेमिक है ना उसकी तरफ देखना चाहिए कि हम क्या करके अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सो वी आर हियर टू मेक मनी एंड कैन सेव अप टू अ लिमिट। सेविंग ना एक लिमिट तक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं लूं तो एक लिमिट के बाद सेविंग आप नहीं कर पाएंगे, फिर आपको ना अपने दिनचर्या जो आपकी है ना उस पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट गेन अनलिमिटेड, यहाँ पे जो गेन है आप अनलिमिटेड हो सकता है, आपको पता ही नहीं कितना गुना हो सकता है अगर आप सही से चल रहे हैं। तो हमें करना क्या आगे कि योर गेन्स विल टेक केयर ऑफ योर टैक्सेस। सो फोकस ऑन लर्निंग एंड योर लर्निंग विल फेच यू। केवल और केवल हमें सीखने की जरूरत है और उसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। एवरीथिंग एल्स इज द बाय प्रोडक्ट। वो ऑटोमेटिक होगा। आप रिटर्न को ना चेस करें, आप लर्निंग को चेस करें, फोकस को देखें, डिसिप्लिन रहें। आप ये सब करें जिससे कि आप बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहें अपने गोल के प्रति। जो पैसे आने हैं वो उसका केवल और केवल बाय प्रोडक्ट है, वो आ ही जाएंगे। आपको उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। सो विद दिस आई फिनिश। If you have any doubt, you can come across.